सो यू विल सी दिस, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कि आप इस तरीके से वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते। नाउ लुक एट वन मोर थिंग, एंड दैट इज व्हाट कि अगर आपके पास आपने वोल्टेज भी ऐसा वोल्टेज अप्लाई कर दिया जिससे कि कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं हो। अब ऐसे केस में लगेगी ग्रो किस बल्ब में ज्यादा होगी, तो ग्रो मीन्स व्हाट, जिसमें पावर ज्यादा जनरेट होगी वो बल्ब ज्यादा ग्रो करेगा, है ना। जिस बल्ब में ज्यादा पावर जनरेट होगी वो बल्ब ज्यादा ग्रो करेगा। और सीरीज में मैंने आपको पावर के लिए क्या बताया था, आप सीरीज में पावर के कंपैरिजन के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, आई स्क्वायर इंटू पावर। तो आई तो दोनों में सेम है, और आर किसका ज्यादा बड़ा है, फर्स्ट बल्ब, मतलब जिसकी मार्केट पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो सीरीज में ज्यादा बल्ब ज्यादा ग्रो करेगा कंपेयर टू दिस बल्ब। ठीक है, सीरीज में जो फर्स्ट बल्ब है वो ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि आई स्क्वायर इंटू आर से कंपेयर करोगे आई दोनों में सेम है, और आर बड़ा है जिसकी मार्केट पावर कम है उसका आर बड़ा है, इसलिए सीरीज में ये बल्ब ज्यादा ग्रो। एंड यू नो हाउस होल्ड कनेक्शंस आर इन पैरेलल, इसलिए घरों में क्या होता है कि 100 वॉट्स का बल्ब ज्यादा ग्रो करेगा और 60 वॉट्स का बल्ब कम ग्रो करेगा, क्योंकि वहां पे कनेक्शंस किसमें होते हैं, पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्शंस होंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या लगाओगे, इसके भाई आर, और क्योंकि पावर का फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई आर लगेगा पैरेलल में, तो बी स्क्वायर पैरेलल में बी तो दोनों का सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, आर छोटा होगा, वो ज्यादा ग्रो करेगा, उस ज्यादा पावर जनरेट करेगा। और आर किसका छोटा होगा, इसका लेस होगा, इस वाले का 100 वॉट्स का। आर जो है किसका लेस होगा, 100 वॉट्स वाले का, तो पैरेलल में 100 वॉट्स वाला ज्यादा ग्रो करेगा कंपेयर टू व्हाट, 60 वॉट्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखोगे बच्चों, कुछ ऐसा भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस जिसमें कि आपको थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट, आपसे बोल रहा है कि आपने एक सर्किट में कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, और वो वोल्टेज ऐसा है कि जो भी बल्ब्स कनेक्टेड हैं, नन ऑफ द बल्ब इज गेटिंग फ्यूज्ड, इनमें से कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी बल्ब जो है वो इनमें से कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं हो रहा है, मतलब वोल्टेज भी has been applied in such a way that none of the bulb is getting fused. Bulbs are like a, ये है आपका 100 watts, 60 watts, and this is say 100 watts. This is what 100 watts, right? और मान लो सब लिखा हुआ है 240 volts, 240 volts and 240 volts. अब what voltage has been applied, it is not given, but ये given है कि आपने जो भी वोल्टेज अप्लाई किया है उनमें इनमें से कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं, और आपको इनकी ब्राइटनेस का ऑर्डर डिसाइड करना है। जैसे ये बल्ब B1 है, दिस बल्ब इज B2, दिस बल्ब इज B3, तो आपको ब्राइटनेस का ऑर्डर डिसाइड करना, मतलब B1 इज ग्रेटर देन B2 इज ग्रेटर देन B3, या B2 इज ग्रेटर देन B1 इज ग्रेटर देन B3, एटसेट्रा डिसाइड करना। अब यहां ठीक से समझो, विदाउट एनी कैलकुलेशंस, ठीक है, बाय एनालिसिस इटसेल्फ, हाउ कैन यू डिसाइड, बताते हैं। देखो यहाँ पे, तो ये पूरी ब्रांच, ये पहली ब्रांच है और ये दूसरी ब्रांच है, दोनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल में है ना, दोनों ब्रांचेस आपस में कैसी हैं, पैरेलल में। तो अगर मान लो कि मैं इस पूरी ब्रांच का पावर इस पूरी ब्रांच से कंपेयर करूं, जो वोल्टेज इस ब्रांच पूरी ब्रांच के क्रॉस होगा, जो पूरी ब्रांच है इस पूरी ब्रांच के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, V वोल्ट्स जो आपने अप्लाई किया, और इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज होगा, V वोल्ट्स जो आपने अप्लाई किया। इज दैट क्लियर?
जस्ट सो you'll see इस पूरी ब्रांच के क्रॉस भी वोल्टेज V होगा जो आपने अप्लाई किया, और इस पूरी ब्रांच के क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा क्या होगा, V होगा जो आपने अप्लाई किया। तो अगर मैं पूरी पूरी ब्रांच की पावर निकालूं, दोनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल में, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि बच्चों पैरेलल में अगर आपको पावर कंपेयर करनी तो आप पैरेलल में पावर किससे कंपेयर करोगे, V²R से, है ना। तो अब रेजिस्टेंस किस ब्रांच का ज्यादा है, जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो क्वेश्चन है वो ये है कि देखोगे कि हमने एक ब्रांच में एक बल्ब है 100 वॉट्स 240 वोल्ट्स का, और एक है 60 वॉट्स 240 वोल्ट्स का, और दूसरी ब्रांच में एक 100 वोल्ट्स और 240 वोल्ट्स का एक बल्ब है, और इस सिस्टम के क्रॉस, सर्किट के क्रॉस एक वोल्टेज V अप्लाई किया गया है, और V ऐसा वोल्टेज है जिससे कि कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं, कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं, ठीक है, कोई भी बल्ब क्या हो रहा है इसमें, फ्यूज नहीं। तो जो है कि आपको ये बताना कि इसकी ब्राइटनेस कंपेयर करनी कि सबसे ज्यादा ब्राइटनेस V1 की होगी, V2 की होगी, V3, इनकी ब्राइटनेस का ऑर्डर आपको बताना। अब देखो मैंने आपसे बताया क्या कि पहली जो पूरी ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच क्या है, इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज कितना V, और उसी ब्रांच के क्रॉस भी बच्चों कितना वोल्टेज है, V वोल्ट्स। अब मैं इस पूरी ब्रांच की पावर इस पूरी ब्रांच की पावर से कंपेयर कर, तो जब आपको पैरेलल में पावर कंपेयर करनी होती है तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, पैरेलल में फॉर्मूला क्या लगाते हैं पावर कंपैरिजन के लिए, V²R। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा है या दूसरी ब्रांच का, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, पहली ब्रांच का या दूसरी ब्रांच का। सर सेकंड वाला, सर में B1 और B2 है जी। इस वाले का पहली ब्रांच का, फर्स्ट ब्रांच का, ऑब्वियसली वहां पे दो रेजिस्टेंसेस हैं, जितना रेजिस्टेंस इस बल्ब का होगा उतना ही रेजिस्टेंस इस बल्ब का होगा, और फर्स्ट ब्रांच में तो 60 वॉट्स वाले का भी रेजिस्टेंस है, तो किस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा है, फर्स्ट ब्रांच का। लेकिन वोल्टेज दोनों ब्रांचेस के क्रॉस सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि पहली ब्रांच का रेजिस्टेंस बड़ा है तो उसका डिनोमिनेटर इज बिगर, इसलिए पहली ब्रांच के क्रॉस पावर क्या होगी, कम जनरेट होगी, मतलब इन दोनों बल्ब्स के क्रॉस मिलकर के जो पावर जनरेट होगी वो इस वाले बल्ब से कम पावर जनरेट होगी। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि B3 इज ग्रेटर, B3 V1 और V2 दोनों से ज्यादा ब्राइटनेस होगी क्योंकि इसमें ज्यादा पावर जनरेट। आप इस पॉइंट को समझ गया नहीं समझ गए, यस सर। अब आप देखो, अब सीरीज में मैंने आपसे क्या बोला था, जब आपको सीरीज में पावर कंपेयर करनी है तो आप कैसे करते हो, I²R से। तो अभी भी थोड़ी देर पहले ही हमने कंक्लूड किया था कि सीरीज में I²R से कंक्लूड करते हैं, तो जिस बल्ब की मार्क्ड पावर कम होती है वो बल्ब ज्यादा ग्लो करता है, अभी कम हमने किया था ना, क्योंकि जिस बल्ब की मार्क्ड पावर कम है उस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और सीरीज में जब आपको पावर कंपेयर करनी हो तो आप कंपेयर किससे करते हो, I²R से कंपेयर करते हो। तो V1 और V2 में कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा, सर B2 ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो। V2 ज्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। अब ये भी प्रीवियस एग्जांपल में ही क्या था, है ना। तो V2, तो दैट मींस कि V3 is greater than V2 is greater than what, V1, is that clear। तो जब आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं पैरेलल में और उनके अंदर भी फिर एक ब्रांच में सीरीज में कुछ है,
एंड यू वांट टू कंपेयर कि किसकी ब्राइटनेस कैसे होगी, सो दिस इज द वे टू कंपेयर। आप इस तरीके से इन्हें कंपेयर कर सकते। दिस इज क्लियर नाउ। सी अब आप देखोगे नाउ नेक्स्ट तो इसी में इलेक्ट्रिक करंट में आप एक चीज और देखोगे। मैं जो मेरी पहली वाली जो क्लास थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एंड में, उसी के लास्ट वाले पार्ट में एक पॉइंट था, मैं उसी को आपको उस सारे पॉइंट को मैं डिटेल में रिपीट कर रहा हूँ। आप ठीक से देखो। इस बात के आपके पास एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है से 8 वोल्ट्स, और एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है, इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट्स, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम्स, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम्स, और आपने इसे कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस से, जो कि है, जो रेजिस्टेंस है कितना, इट इज, ये रेजिस्टेंस है आपका 11 ओम्स। दिस इज व्हाट 11 ओम्स। ये जो मैंने सर्किट यहां पे बनाया, ये एक आइडियल सर्किट है। किसके लिए? दिस इज एन आइडियल सर्किट फॉर द चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। अगर आप एक बैटरी को चार्ज कराना चाह रहे हो, ये चार्जिंग का एक बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। मतलब आपको 2 वोल्ट्स की बैटरी को चार्ज कराना है, 2 वोल्ट्स के सेल को या बैटरी को चार्ज कराना है 8 वोल्ट्स की बैटरी से, तो आप दोनों के पॉजिटिव और पॉजिटिव फेस करते हुए लगा दोगे, और सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगाओ। जैसे आप लोग की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत क्या है? डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट करते से डायरेक्टली कनेक्ट करते। मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत क्या है। आप लोगों क्योंकि एक सिंगल लूप है, एंड आई हैव टोल्ड यू कि चाहे रेजिस्टेंसेस के बीच में बैटरीज आ जाए, बट अगर वो रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड कनेक्टेड है, सो दे आर ऑल इन व्हाट सीरीज, यानी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आर हो गया, दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 प्लस 0.5 plus 11, so that is what 12 ohms. This is the resistance. और जो नेट वोल्टेज आएगा सर्किट के क्रॉस V, that will be 8 minus 2, क्योंकि आप देखो 8 वोल्ट्स वाला सेल अपनी करंट भेजना चाहेगा किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, इस ओर भेजना चाहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। और 2 वोल्ट्स वाला सेल अपनी करंट क्लॉकवाइज भेजना चाहेगा इस ओर, फिर अपने पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सोर भेजेगा ये सोर भेजेगा, इनका नेट जो रिजल्ट आएगा वही होगा। दैट मींस कि यहाँ पे बिकॉज जे सेल इसका इवेंट बड़ा है, तो करंट विल बी व्हाट, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अब इस सर्किट का जो नेट वोल्टेज होगा दैट विल बी 8 minus 2, दैट इज 6 वोल्ट्स, और नेट रेजिस्टेंस इज व्हाट 12 ohms। सो सर्किट में करंट आई आएगा 6/12, दैट इज 0.5 एम्पियर्स, इतनी करंट। ठीक है। अब मैं एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं कि अब ऐसे केस में, क्योंकि हम बोलेंगे कि ये वाला सेल क्या हो रहा है, दिस सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज, ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, इट इज डिस्चार्ज। तो बच्चों फ्यूचर में याद रखने के लिए, कौन सा सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा? जो सेल अपनी नेचुरल डायरेक्शन में करंट दे रहा है। नेचुरल डायरेक्शन में करंट देने का मतलब कि सेल के पॉजिटिव से करंट बाहर आ रही है और वो उसके नेगेटिव की ओर जा रही है, तो ये उसका नेचुरल डायरेक्शन हुआ करंट देने का। और जो सेल सर्किट में अपनी नेचुरल डायरेक्शन में करंट देगा, वो सेल आप बोलोगे डिस्चार्ज हो रहा है। तो 11 सेल डिस्चार्ज हो रहा है। जो सेल डिस्चार्ज हो रहा है उसके टर्मिनल्स के क्रॉस, जैसे इसके टर्मिनल्स ये हो गए, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम बढ़ाते नेगेटिव की साइड में बाहर है, पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता दोनों टर्मिनल्स के बीच में। सो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, हम इसे मार्क करते हैं नेगेटिव की साइड में, लेकिन ये होता अंदर है। तो 11 पॉइंट मान लो P है और 11 पॉइंट Q है, तो जो सेल डिस्चार्ज हो रहा है उसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, वैसे V1 लिख रहा हूं, V1 will be E minus IR, that will be E है इसका EMF 8 volts minus I 0.5, R is also 0.5, so that becomes 8 minus 0.25, that is what 7.25
दिस बिकम 7.75 वोल्ट्स। तो आप देखो कि जो सेल डिस्चार्ज हो रहा है उसके टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज कम होगा, और जो सेल चार्ज हो रहा है, ये सेल चार्ज क्यों हो रहा है, इसलिए करंट का फ्लो अननेचुरल है, इसके पॉजिटिव में करंट अंदर जाता है, जबकि सेल की टेंडेंसी होगी करंट की बाहर देने की, पॉजिटिव से बाहर देने की। बट क्योंकि इस सेल के पॉजिटिव के अंदर करंट जा रहा है, तो इस सेल को हम बोलेंगे दिस सेल इज गेटिंग चार्ज। ये जो सेल है दिस इज गेटिंग चार्ज, ज्यादा चार्ज हो रहा है। और जो सेल चार्ज होगा उसके टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज V2 विल बी इक्वल टू E प्लस आई आर, E प्लस आई आर। जैसे बच्चों आप बोलो कि आपने क्यों E माइनस आई आर किया या क्यों E प्लस आई आर किया, वो मैं जब आप फ्यूचर में जेई और या नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे होंगे तो उन क्लासेस में मैं बताऊंगा। यहाँ पे मतलब आई डोंट थिंक ये जरूरी है, जबकि है फैक्ट बिल्कुल सिंपल सा कि अगर आप एक रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में मूव करते हो तो वोल्टेज का फॉल, तो यहाँ पे वोल्टेज का फॉल हो रहा होगा, इसलिए आपने आई आर का फॉल कराया। और यहाँ पे करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज का क्या होगा, जब आप मूव करोगे तो वोल्टेज का क्या होगा, वो गेन होगा। इट विल बी लाइक दैट, ठीक है ना, उस पे बेस्ड है, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं। बस ध्यान रखो कि अगर एक सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके क्रॉस टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगी व्हाट, ई माइनस आई आर। और अगर एक सेल चार्ज होता है तो उसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगी व्हाट, ई प्लस आई आर। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 2 plus 0.5 into 0.5, this equals to 2.25 volts। मतलब आप देखो ये इसके ईएमएफ से भी बड़ा है और ये इसके ईएमएफ से क्या है, छोटा है। ठीक, अब नाउ विल यू टेल मी कि इस रेजिस्टेंस के लगाने की जरूरत क्या 11 ओम्स की, ये जो 11 ओम का रेजिस्टेंस है, कैन यू टेल मी कि इसके 11 ओम्स के लगाने की जरूरत क्या है सर्किट में। ये सर्किट शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं कर दिया गया कि सीधे कनेक्ट कर दिया गया होता, मतलब 11 ओम हो या कोई और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, एक एप्रिशिएबल अमाउंट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो कैन यू एक्सप्लेन मी कि क्यों लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए लगाना पड़ेगा देखो, क्योंकि अगर आप इस रेजिस्टेंस को नहीं लगाते तो सर्किट में करंट बहुत ज्यादा तो होता, सर ओवरलोडिंग हो सकती है वोल्टेज तो इससे। 6 वोल्ट्स होता और रेजिस्टेंस केवल 0.5 प्लस 0.5 1 ओम होता, तो करंट कितना जाता, करंट आ जाता आपका 6 अपॉन 1, दैट इज व्हाट 6 एम्पियर्स। 6 एम्पियर्स करंट काफी ज्यादा होता है। अगर सर्किट में 6 एम्पियर्स करंट फ्लो करेगा तो ये सर्किट जैसे ही आप ऑन करोगे ये ऑलमोस्ट इमीडिएटली बर्न हो जाएगा, इसके जो कनेक्टिंग वायर्स हैं ऑलमोस्ट इमीडिएटली बर्न हो जाएगा। और जब आपको चार्जिंग करानी है सो यू वांट कि सर्किट एक लंबे टाइम तक लास्ट करे। जनरली एक बैटरी की चार्जिंग में इट टेक्स मिनिमम कोई अराउंड 4-6 आवर्स टू ऑलमोस्ट 12 टू 6 आवर्स टू ऑलमोस्ट 12 और 18 आवर्स, इतने आवर्स लगते हैं। तो सर्किट दैट मींस कि उस लंबे टाइम तक चलना चाहिए, तो उसके लिए दिस ओनली फॉर कंट्रोलिंग द करंट। ये क्या करेगा, केवल करंट को कंट्रोल करने के लिए, इसका और कोई रोल नहीं। दिस इज क्लियर नाउ सी, अब आप देखो। यस सर। अच्छा मैंने इसके पहले प्रीवियस उसमें जो बताया था आपको, मैं एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप देखोगे जो मेरा प्रीवियस ट्रेन, मैंने इसमें लास्ट में यही बताया था कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज लगाओगे सो दैट कि कोई भी बल्ब यूज नहीं करेगा। और फिर ये बताया था कि ऐसे में कौन सा बल्ब, जब आपने वोल्टेज लगाया जिससे कि कोई भी बल्ब यूज नहीं कर रहा है, तो ऐसे में कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो आप देखोगे कि क्योंकि दे आर इन सीरीज, तो सीरीज में पावर कम क्या आप करते हो आई स्क्वायर इनटू आर से, और आई दोनों में सेम होगा। आर बड़ा किसका है, 60 वॉट्स का है, तो 60 वॉट्स वाला क्या करेगा, ये ज्यादा ब्राइट होगा, इसकी ग्लो ज्यादा, ठीक है। और साथ में बताया था कि अगर आपके पास एक सर्किट में बी वोल्ट्स है, R1 R2 दो रेजिस्टेंसेस है, तो डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस आल्सो यू कैन कैलकुलेट कि R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा और R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा। आप डायरेक्टली कर दो सीरीज में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, रेजिस्टेंसेस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, मतलब व्हाट, R1 के अक्रॉस B into R1 upon R1 plus R2, और R2 के अक्रॉस कितना B into R2 upon R1 plus R2, राइट। जैसे मैंने ये बताया आपको कि सीरीज में और पैरेलल में, सिमिलरली आप यहां देखोगे बच्चों कि अगर आपको क्या करना है, पैरेलल में दो रेजिस्टेंसेस
पैरेलल में दो रेजिस्टेंसेस हैं, सपोज वन इज, एक है 6 ओम्स का और एक है दिस इज ऑफ 9 ओम्स, ये जो है ना दिस इज ऑफ 9 ओम्स, और यहाँ पे सर्किट में जो करंट है इससे 15 एम्पियर्स, दिस ऑफ 15 एम्पियर्स। आपको बताना कि इस 15 एम्पियर्स में से जो करंट है ना इट इज 15 एम्पियर, तो इस 15 एम्पियर्स में से कितना करंट 6 ओम्स के थ्रू पास होगा और कितना करंट 9 ओम्स के थ्रू पास होगा, कितना 6 ओम्स के थ्रू और कितना 9 ओम्स के थ्रू। तो बच्चों देखोगे जैसे आप जनरली जो अभी आप तरीका अडॉप्ट करते हो वो तरीका ये होगा कि आप इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते होगे, आर है ना, किस तरीके से, वही 1/R1 + 1/R2 इक्वल टू 1/R, मतलब आपने क्या कि 1/6 + 1/9 इज इक्वल टू 1/R, तो इससे आपने निकाला कि 9 × 6 और ये आ गया 9 + 6 इज इक्वल टू R, सो दैट इज कि R की वैल्यू आ गई, ये सॉरी ये 1/R हुआ, दिस व्हाट 1/R, तो R की वैल्यू आ गई 9 × 6 अपॉन 9 + 6 दैट इज व्हाट 50। आपने R निकाला, जब आपने इक्विवेलेंट R निकाला फिर आपने बोला कि पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V दैट विल बी IR, तो IR का मतलब हो गया इट इज 15 × 9 × 6 अपॉन व्हाट 15, यही करोगे, करंट I × R विल बी द वोल्टेज अक्रॉस इट, तो आपने बोला पूरे अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इट विल बी 9 × 6 वोल्ट्स होगा। अब पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में यू नो की वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम आएगा, जो पूरी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज है 9 × 6 वोल्ट्स, वही वोल्टेज 6 के अक्रॉस होगा और वही 9 के अक्रॉस होगा। तो अब 6 वोल्ट्स के अक्रॉस अगर वोल्टेज पता 9 × 6, तो 6 ओम्स वाले की करंट क्या होगी, I जो होगी 6 ओम्स वाले की I6 will be equal to वोल्टेज 9 × 6 अपॉन इसका रेजिस्टेंस 6, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, सो दैट वी व्हाट 9 वोल्ट्स, और जो I across the 9 ohms होगा that will be 9 × 6 upon what 9 ohms, so that is what 6 volts आएगा। अभी जनरली आप इस तरीके से करें, ठीक है, बट बच्चों आप एक चीज ये देखो सो दैट की कैलकुलेशन बहुत ही एक स्टेप में हो जाए, हाउ पैरेलल में सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम क्या होता है, वोल्टेज, क्यों, पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबके क्रॉस सेम क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज ठीक है, वोल्टेज सेम होगा, तो V की वैल्यू क्या होती है, इक्वल्स टू व्हाट IR। अब V सबका सेम है तो I क्या होगा P/R, यानी V सबका सेम है तो आप कह सकते हो कि करंट रेजिस्टेंसेस के इनवर्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो करंट होगी वो रेजिस्टेंसेस के इनवर्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो विदाउट कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप डायरेक्टली कर सकते थे, और यहां पे निकाला इसके क्रॉस करंट I1 और इसके क्रॉस I2, तो देखो I1 की वैल्यू क्या होगी, आप ठीक से देखना, I1 इज इक्वल टू टोटल करंट 15, 15 करंट को 6 और 9 के इनवर्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनवर्स रेशो के डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि जब मुझे 6 ओम्स की करंट निकालना मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, टोटल करंट को R2 से, इस वाले से, और दोनों के सम से डिवाइड कर दूंगा 9 + 6, so that becomes what, it becomes 9 volts, it becomes 9 amperes। कितना आ गया, ये आ गया आपका, मैं यहाँ पे वोल्ट्स लिख गया था, इट वाज एम्पियर, ये देखोगे ये क्या था, इट वाज एम्पियर, ठीक है, क्या आपका दिस वाज एम्पियर, दिस वाज एम्पियर, राइट। नाउ सी, अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि
आपको इसके क्रॉस करंट निकालनी, तो टोटल करंट इंटू दूसरे का रेजिस्टेंस 9/2 ऐसे जब आपको I2 निकालना तो I2 के लिए क्या करोगे, I2 इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू, अब आपको इसकी करंट चाहिए तो इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लो 6/9 + 6, सो दैट बिकम्स व्हाट 6 एम्पियर्स। तो इस तरीके से डायरेक्टली आ सकता है। मतलब दो सेंटेंसेस आपकी याद करने के लिए क्या हो गए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के क्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रेजिस्टेंसेस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टेंसेस के क्रॉस कैसे होगा, रेजिस्टेंसेस के इनवर्स रेशो में। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और इन चीजों को यूज करके जब आप इन चीजों को यूज करोगे तो जब आपको इस तरीके के सिस्टम्स मिलते हैं, जैसे आपसे बोला गया 10 वोल्ट्स, जिससे ये आपका है, मान लो कि दिस इज 6 ohms, या इसे कर दो 8 ohms, this is 3 ohms, this is 6 ohms, and this is say 5 ohms. This is what 5 ohms, right? अब आपसे बोला गया कि आपको इस पूरे सर्किट में, मैं फोकस करा दूं एक बार, आपसे बोला गया इस पूरे सर्किट में आपको करना क्या है, यहाँ पे कितना आई है ये निकालना है, आई, फिर यहाँ कितना I1 गया वो निकालना है, यहाँ I2 गया वो निकालना है, यहाँ का I3 निकालना है, यहाँ का I4 निकालना है, और डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के क्रॉस वोल्टेज निकालने हैं। तो बच्चे जनरली जो आप तरीका करते हो उसमें करते क्या हो, आप सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो और बोर्ड वाले पैटर्न में दैट इज करेक्ट। मतलब फिर भी मैं उस तरीके को भी रिपीट करता हूँ और किस तरीके से आप क्विकली कर लोगे वो भी बताता हूँ, जिससे कि आपके फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। लुक एट दिस, आपसे ऐसे करोगे कि जो है डू सी दिस, ऐसे यहां लेता था, ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल। अब आप देखोगे सबसे पहले आप क्या करते हो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट रेडी करते हो। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या करते हो, 10 volts, this is 8 ohms, this is 2 ohms। जब आप 6 और 3 का पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो 2 ohms आएगा, दिस इज 5 ohms। ठीक है, अब आप इसके बाद फर्दर आपको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सर्किट इजी है, डायरेक्टली हो जाएगा। आप देखो कि इस पूरी ब्रांच के क्रॉस जो PQ ब्रांच है, PQ ब्रांच के क्रॉस कितना वोल्टेज है, 10 वोल्ट्स, और ये जो ब्रांच है MN ब्रांच के क्रॉस भी कितना वोल्टेज होगा, 10 वोल्ट्स। तो PQ ब्रांच के क्रॉस जो करंट होगा, करंट I इन द PQ ब्रांच will be equal to 10/10, total resistance का 10, so 10/10 that is what 1 ampere, and current in the MN branch will be equal to what 10/5, so that is what it's 2 amperes। तो अगर आपसे बोला इस सर्किट का टोटल करंट I तो यहाँ से आया होगा, I क्या होगा, इन दोनों का सम, जिससे आपकी I की वैल्यू कितनी आ गई, I becomes 1 + 2 that is what 3 amperes। कितना आ गया, 1 + 2 that is what 3 amperes, राइट। हम एक ही चीज निकालते रहते हैं, और इसका आपको MN ब्रांच का करंट यानी कि I2 जो मैंने क्वेश्चन में बोला I2 की वैल्यू कितनी हो गई, इट बिकम्स 2 एम्पियर्स, और जो मैंने यहाँ पे बोला I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर करंट जा रही है। अब आपको 8 वोल्ट्स के क्रॉस जो 8 वोल्ट्स है 8 ohms है, 8 ohms के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके क्रॉस
इसका जो वोल्टेज V आएगा, मैं इसे V1 बोल रहा हूँ, V1 becomes I into R, so that is what 1 into 8, that is what 8 volts, 8 volts आ गया। अब बच्चों देखो, जो करंट यहाँ पे आगे 1 एम्पियर गई, ये 2 ohms इस 3 और 6 से मिलके बना है, 3 और 6 से मिलके बना है। तो जब ये 3 और 6 से मिलकर के बना है, तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो जो करंट यहाँ पे गई 1 एम्पियर, दोनों में 3 और 6 के इनवर्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना। तो जो तरीका मैंने आपको बताया अभी, अगर आप उसे डायरेक्टली करते हैं कि करंट I3 कितनी होगी, तो आप ठीक से देखो I3 की वैल्यू कितनी होगी, टोटल करंट इसमें कितनी है 1 एम्पियर, तो 1 इंटू मुझे करंट इसकी निकालनी है 3 ohms, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, दूसरे वाले से 6 से, अपॉन व्हाट 3 plus 6, so this becomes what, it becomes equal to 2 by 3 amperes। और जो I4 है, I4 6 ohms वाले की करेंट कितने आने की, 1 इंटू दूसरे का रेजिस्टेंस 3 डिवाइड बाय व्हाट 3 plus 6, so that is what 1 by 3 एम्पियर। तो आपको I1 I2 I3 सबकी वैल्यूज पता लग गई। अब जहां तक वोल्टेज की बात है, तो वोल्टेज इस पूरी के क्रॉस कितना होगा, ये जो रेजिस्टेंस आया, इन दोनों का इक्विवेलेंट करंट इसमें है 1 एम्पियर, तो इसके क्रॉस वोल्टेज V2 आ गया 1 into 2, that is what 2। और जो 2 वोल्ट्स वोल्टेज आया, वो 2 वोल्ट्स वोल्टेज, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, इसके क्रॉस 2 वोल्ट्स है, तो वो 2 वोल्ट्स वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा, और 2 वोल्ट्स क्या होगा, इसके क्रॉस भी होगा। तो आपको सबका वोल्टेज पता लग गया कि 8 ओम के क्रॉस 8 वोल्ट्स, और 3 ohms के अक्रॉस 2 volts, 6 ohms के अक्रॉस 2 volts, 5 ohms के अक्रॉस 10 volts, और आपको सबकी करंट भी पता लगे। अब देखो, अगर आप मान लीजिए बोर्ड एग्जाम्स में आपको 10 वोल्ट के लिए करना है, तो जरूरी नहीं कि आप ये डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने डायरेक्टली किया आप ऐसे करो, आप ऐसे मत करो। आप क्या करोगे, 2 ohms के अक्रॉस वोल्टेज कितना आया, 2 volts, I into R, इसका I कितना है 1 एम्पियर, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना 2 आया, volt, 2 volts। 2 volt, अब 2 volts, इसके क्रॉस 2 volts आएगा, और ये 2 volts किससे मिलके बना है, 3 और 6 के 2 से, और ये दोनों पैरेलल में हैं, यानी कि जो वोल्टेज 2 ohms के क्रॉस है, वही वोल्टेज 3 ohms के क्रॉस होगा, और वही 6 ohms के क्रॉस होगा। तो आप उसे बोर्ड एग्जाम्स के लिए डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे किस तरीके से, इसका जो करंट I होगा, इसका जो I3 होगा 2/3, ठीक है ना। आपने ये इन दोनों से मिल करके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो कितना आया 2 ohms, और उस 2 ohms के क्रॉस वोल्टेज निकाला I into R से, तो 2 volts आ गया। अब वो 2 volts इसके क्रॉस भी, 2 volts इसके क्रॉस भी, जब इसके क्रॉस 2 volts है, तो इसकी करंट I3 आ गई 2/3, और इसकी करंट I4 आ गई 2/6, दैट इज व्हाट 1/3। ठीक है। तो जनरली बोर्ड एग्जाम्स में तो ऐसे सिंपल केसेस होते हैं, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तो जिन केसेस में सर्किट काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप हर एक बार की पूरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, जनरली आप ऐसा नहीं करते हो। आप तो मैंने सीरीज और पैरेलल में कैसे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस तरीके से आप निकाल, ठीक है। सो इट वाज दिस, राइट। अब एक चीज और देखोगे कि कई बार फिगर्स ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, बट फिर भी क्या होता है कि आपको वो फिगर ऐसा होता है कि आप कई बार जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, और फिर गलत कर देते हो। देखो जैसे ये सर्कल है, इसमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये 2 ohms, एक रेजिस्टेंस ये वाला है, दिस इज, ये जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं, ये तीनों रेजिस्टेंस हैं 6 ohms, 6 ohms, 6 ohms, ठीक है ना। और 11 पॉइंट है P, 11 पॉइंट है Q। अब आपको पी क्यू के अक्रॉस बताना कि पी क्यू के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, पी क्यू के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो आप यहां लिखोगे कि ये 666 आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। क्यों पैरेलल में, एक एक एंड एक साथ, दूसरा एंड फिजिकली एक साथ नहीं है,
बट जहां से भी कनेक्टेड है उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। आप समझ गए? यही बात मैंने आपको कल बताई थी कि फिजिकली दे आर नॉट कनेक्टेड इन वन प्लेस, अलग अलग प्लेसेस से कनेक्टेड है, बट जहां से भी कनेक्टेड है इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट होगी भी तो कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा और कोई पोटेंशियल का फॉल नहीं होगा। जब पोटेंशियल का फॉल नहीं होगा तो इन पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो तीनों के दूसरे एंड भी सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है और फर्स्ट एंड भी सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है। सो दैट मींस दे आर ऑल इन गॉट पैरेलल। तो 6 के तीन पैरेलल में क्या आ जाएगा, 2 ओम्स, और उसके साथ ये 2 ओम्स क्या आ जाएगा, 6 ओम्स का ये 2 ओम्स आ गया, और ये वाला 2 ओम्स, और ये वाला पॉइंट आपका आ गया Q, और ये वाला P पॉइंट यहाँ पे जहां पे भी रख दो, दिस पॉइंट बिकम्स ऑफ P। तो P और Q के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R कितना आ जाएगा, 4 ओम्स। कुड यू अंडरस्टैंड दिस? आप समझ गए इसे? Yes, sir. ठीक है ना, नाउ उसके अब आप देखोगे फर्दर। अब सिमिलरली अगर मान लीजिए आपसे ये बोला जाए कि आपके पास एक ये सर्कुलर वायर लूप है, और इस सर्कुलर वायर लूप का जो रेजिस्टेंस है इज 4R। इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4R। और बोला गया कि ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, तो P और Q ये दो कनेक्शंस, PQ के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस है। वो लोग जनरली इसे ऐसा भी नहीं बोलते कि PQ के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा। जैसे एक तो चलो आपका क्वेश्चन ये हो गया, मान लो रेजिस्टेंस अक्रॉस P। दूसरी चीज वो लोग क्या देते हैं कि जैसे यहां से करंट एंटर हुई, मान लो से करंट एंटर हुई 4 एम्पियर्स, तो 4 एम्पियर्स करंट यहाँ पे एंटर होगी, तो 4 एम्पियर्स करंट यहाँ पे बाहर भी आएगी, तो ऊपर कितनी करंट होगी और नीचे कितनी करंट होगी। अब आप देखो जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया उसके अकॉर्डिंग बताओ। आप फिगर से समझ गए होंगे कि याला पार्ट और याला पार्ट आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, पैरेलल में, है ना। जैसे ऊपर वाला ये जो पार्ट है रेजिस्टेंस का, इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, इस पार्ट का रेजिस्टेंस R1 इज व्हाट, 3R। और ये जो पार्ट है इसका रेजिस्टेंस R2 कितना होगा, R। क्योंकि इसका पूरा रेजिस्टेंस 4R है इस पूरे सर्कल लूप का, तो पूरे सर्कल लूप का 4R है, तो एक क्वार्टर आर्क का कितना होगा, R। यहाँ पे 3 क्वार्टर आर्क्स है, तो 3 क्वार्टर आर्क्स का कितना होगा, 3R। और इस वाली R का कितना होगा, R। क्यों, समझ गया नहीं? इज दिस क्लियर? Yes, sir. 3R। तो दैट मींस यहाँ पे ये 3R और ये वाला R आपस में कैसे हैं, दे आर इन पैरेलल। क्योंकि इस 3R वाले का एक पॉइंट यहां से कनेक्टेड है, वहीं से R का एक पॉइंट कनेक्टेड है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा एंड भी 3R का दूसरा एंड और R का दूसरा एंड एक साथ, सो दे आर इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा 1/R डैश, दैट विल इक्वल 1/3R प्लस 1/R, सो दैट विल इक्वल टू 3R। और ये आपका आ गया R प्लस this becomes 3R, so that will become what, it will become 1 plus 3, that is what, 4/3R is equal to 1/RS, 1/RS. So this will become कि RS is equal to 3/4। ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। yes, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब मैंने आपसे क्या बोला, आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो जो तरीका मैंने आपसे बताया था आप उससे कर दोगे। यहाँ पे करंट I1 और यहाँ पे करंट I2, फिर I1 की वैल्यू होगी दैट विल इक्वल व्हाट, I1 will be equal to total current 4 into what, इसका रेजिस्टेंस। टोटल करंट 4 into what, इसका रेजिस्टेंस। और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 3R। मैं गलत कर गया, मैंने आपसे बोला था जिसकी करंट निकालनी हो रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें। मुझे जब इसकी करंट I1 निकालनी तो मैं इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा R अपॉन व्हाट, R प्लस 3R, दैट इज व्हाट 4R। सो दिस बिकम्स इक्वल व्हाट, 1 एम्पियर। कितना आ गया ऊपर, 1 एम्पियर। और जो नीचे वाला पार्ट I2 है,
I2 करंट कितना होगा, टोटल करंट इनटू V। अब मैं इस वाले का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज व्हाट CR divided by what, total resistance 4R, R plus TR, so this becomes called what, 3 amperes। तो इस तरीके से आप सीधे इनके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अब मैं ये इलेक्ट्रिक करंट वाली क्लास यहीं पे ओवर कर रहा हूं, मतलब मैंने इसमें आपको जैसे किरचॉफ्स लॉ है, तो किरचॉफ्स लॉ नहीं बताया, थोड़ा सा वोल्टमीटर या एमीटर के बारे में, तो यानी क्लास में यहीं पे ओवर कर रहा हूं, ठीक है। और जो मेरी नेक्स्ट क्लास इसकी होगी, उस वाली क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक एम्पियर, एमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, एमीटर कैसे रीडिंग लेता है, वोल्टमीटर कैसे रीडिंग लेता है, और एक हल्का सा आइडिया मैं आपको किरचॉफ्स लॉ का दूं, ठीक है। सो ये क्लास में यहीं पे ओवर कर